स्वागत है आपका हमारे चैनल सीजीपीएससी मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 4 के भाग 3 के साइंस एंड टेक के अंतर्गत भारत में कृषि का उद्भव व विकास को अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जो है सभी तरह से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग कृषि के स्वरूप को देख लेते हैं कि इसको कितने रूप से अध्ययन किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका भौगोलिक स्वरूप देखते हैं। भौगोलिक स्वरूप में हम लोग अध्ययन करते हैं इसके जलवायु के बारे में, मृदा के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, कृषि का इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके आर्थिक एस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं उत्पादन, वितरण और भंडारण के बारे में। इसमें बीमा और समर्थन मूल्य भी आ जाता है। ठीक है, अब जब हम इसकी विज्ञान व तकनीकी स्वरूप के रूप में बात करते हैं तो उसमें आता है फसल विज्ञान, सिंचाई, यंत्रीकरण, उर्वरक और खाद, कीटनाशक और फसल रोग। इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। तो इसी को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर, इसका जो है शब्द का मीनिंग देख लेते हैं। यह शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चर। एगर का मतलब होता है फील्ड या सॉइल और कल्चर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, इसका कहीं वृहद जो है हम लोग अर्थ निकाले तो इसका मतलब सिर्फ केवल भूमि को जोतना नहीं होगा, भूमि या मृदा का जो है ख्याल करना, उसका देखभाल करना, इसका मतलब ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि या मृदा से जुड़ा विकास या उत्पादन की देखभाल कृषि कहलाता है। ठीक है, अब कृषि के विकास को जो है हम लोग मानव इतिहास, जो मानव सभ्यता है, उसके विकास से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जैसे जैसे कृषि विकसित हुई, जो मानव सभ्यता है उसके रहन सहन में कंटिन्यू जो है बदलाव आता रहा। ठीक है, इस कारण कृषि को जो है सभी सभ्यताओं की जननी कहा गया है। क्योंकि हमारे देश में 65 से 70% जो आबादी है वो भी कृषि या फिर उससे जुड़े हुए कार्य कर रही है, तो भी हमको इसको पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, आज जब हम लोग कृषि के उत्पादन या फिर फसल विज्ञान की बात करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण जो है संकुचित नहीं होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम लोग जो है केवल कृषि उत्पादन से न जुड़ के हम लोग इसमें पशुपालन, वानिकी और जैसे सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कई सारी गतिविधियां होते हैं, उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कृषि का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो इसको हम लोग अलग अलग क्षेत्र में देख सकते हैं। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में देखें तो चूंकि भारत में जो है कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, इस कारण जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादकता का जो आधार है वो भारत में कृषि है। ठीक, और चूंकि भारत जो है विकासशील देश है, इस कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास का जो आधार है वो भी कृषि से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है रोजगार और निर्यात का भी आधार है। इस कारण हम लोग इसमें कृषि प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ते हैं और बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, इन सभी को भी हम लोग जो है कृषि क्षेत्र से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि जो है कृषि जो है विभिन्न संस्कृतियों की संस्कृति रही है। ठीक है, इसको हम लोग धर्म और समाज से जोड़कर देखते हैं। किसी भी धर्म और समाज की जो है मान्यता जो है, विश्वास जो है, पूजा पद्धति जो है, रीति रिवाज जो है, त्योहार, ये सभी चीज़ें जो हैं कृषि से प्रभावित होती है। ठीक है, हमारे आदिम समाज में, आदिवासी समाज में हम लोग देखते हैं कि कृषि मतलब मृदा या भूमि को जो है अलग ईश्वर के समान पूजते हैं। ठीक है, इससे जो है हमारा खान पान, वेशभूषा, जीवन स्तर सभी जो है प्रभावित होता है कृषि से। इस कारण भारत में जो है कृषि जो है सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सहयोग को जो है सामने लाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग अपने कृषि से जुड़े कई सारे जो है शब्दावली देखते हैं, जिसमें गोत्र, टोटम, टोला, ये सारी चीजें सामने आती है। ठीक है, इस कारण हम लोग कृषि को केवल आर्थिक नहीं, आर्थिक सामाजिक रूप से जोड़कर जो है देख सकते हैं। इसका एक बात और है कि कृषि के जोत का जो आकार है वो आगे चलकर जो है परिवार की कितने लोग होने चाहिए उसकी जनसंख्या को भी निर्धारित करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जनसंख्या को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब इस कृषि का जो है अगला हम लोग देखते हैं कि इसका राजनीतिक महत्व और तकनीकी विकास में इसका क्या योगदान हो सकता है। ठीक है,
तो कृषि का जो है राजनैतिक निहितार्थ हम लोग देखने जाए तो कृषि जो है ग्रामीण विकास और ग्रामीण जीवन का आधार है। इसलिए सरकार द्वारा जो संचालित जितनी भी योजनाएं हैं और जितना भी प्रोग्राम है उसको कृषि को ध्यान में रखकर उसको तैयार किया जाता है। ठीक, इसमें जैसे कि बीमा योजना हो गया, ऋण दर हो गया, कर्ज माफी हो गया, ठीक है, और कई सारी जो नई इनोवेटिव चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि ई मार्केट, ई मंडी हो गए, ये भी जो है किससे जोड़कर बनाया जाता है, कृषि के जोड़कर बनाया जाता है। भारत में जो है जैसे कि लास्ट पिछले पेज में बताया कि 65 to 70% जनसंख्या जो है कृषि से संबंधित है। इस कारण जो काफी जनसंख्या है वो वोट बैंक की तरह कार्य करता है इसमें। इस कारण जो है सरकार जो है कृषि किसानों के तुष्टीकरण से संबंधित जो है नीतियां बनाते हैं। ठीक, इसमें हम लोग तकनीकी विकास को भी देख सकते हैं कि कृषि जो है तकनीकी विकास का भी आधार है, जिसमें कि R&D हो गया, ठीक है, इसमें इस क्षेत्र में जो भी नया इनोवेशन आता है वो भी किसको देखकर बनाया जाता है, किसानों को देखकर, किसानों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक, इसमें जो नई तकनीक देखते हैं हम लोग, उन्नत बीज, ठीक है, मॉडिफाइड जेनेटिक बीज का विकास, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन हो गया, केमिकल इस क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो गया, ठीक है, पेस्टिसाइड हो गया, कृषि यंत्र का विकास हो गया। और इस क्षेत्र में हम लोग तकनीकी क्षेत्र में देख लेते हैं जैसे कि अंतरिक्ष और उपग्रह तकनीक का विकास, सूचना संचार प्रणाली तकनीक का विकास, ठीक है, और नाभिकीय कृषि में एक महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरा है। इसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग जो है फसल संवर्धन या फिर रोग नियंत्रण में किया जा रहा है। ठीक, इसमें अगला देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो हो गया संस्थागत कारक, दूसरा हो गया संरचनात्मक कारक। ठीक है, संस्थागत कारक के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत, ठीक है, भूमि संबंधित, कृषि जोत का आकार, कृषि जोत का वितरण, हाँ, कृषि जोत के स्वामित्व की प्रकृति, भू राजस्व और लगान, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, इसकी जो है अनुकूलता और प्रतिकूलता इस बात कृषि के विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो है ये परिस्थिति अनुकूल थी, प्रतिकूल थी। इन्हीं परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए जो है हमारे देश में भूमि सुधार कानून लाया गया। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या लाया गया, हथबंदी लाया गया, चकबंदी लाया गया। हथबंदी के अंतर्गत जो है भूमि आकार का निर्धारण जो है परिवार के आधार पर तय किया गया। चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि का एकीकरण किया गया। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो है किसानों को डिवाइड किया गया, जैसे कि सीमांत किसान जो है 1 हेक्टेयर तक, बड़े किसान 2 हेक्टेयर से अधिक, और लघु किसान इसमें आते हैं 1 से 2 हेक्टेयर तक के। ठीक है, इसमें हम लोग आगे चल के और विस्तृत कृषि तथा कॉर्पोरेट कृषि को देखते हैं। अब संरचनात्मक कारक में आते हैं बीज के प्रकार, सिंचाई सुविधा, उर्वरक और कीटनाशक के प्रकार। ठीक है, यंत्रीकरण, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, ये सारी चीजें भी आती है। और इसके अंतर्गत हम लोग परिवहन, भंडारण, वितरण और MSP, इन सब चीजों को भी रख सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में कृषि के विकास और सुधार के चरण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आता है संस्थागत विकास या फिर भूमि सुधार का दौर। ये आता है 1947 से 1967 तक के। फिर आता है हरित क्रांति का दौर, ये आता है 1967 से 2000 तक के। फिर चूंकि हम लोग जानते हैं कि नई जो है कृषि नीति आई, उसको हम लोग सदा हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं 2000 से लेकर वर्तमान समय तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूमि सुधार कानून किस प्रकार से लागू हुआ। इसके अंतर्गत फिर आता है हथबंदी, चकबंदी और स्वामित्व के आधार पर किसानों का विभाजन। इसको हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो है असफल क्यों हो गया। ठीक, भारत में जो है भूमि सुधार कानून जो है पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हथबंदी में जो है लागू तो की गई, लेकिन बेनामी जमीनों को जो है परिवार के अन्य लोगों के नाम करवा दिया गया। ठीक है, चकबंदी के अंतर्गत जो है सभी लोगों को गांव के अंदर जमीन चाहिए था। इसका एक सामाजिक कारण भी है चकबंदी के असफल होने का। ठीक है, इसी विवाद के कारण जो है नक्सलवाद जो है वो भी जन्म लेता है इसमें। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर इसमें देखते हैं कि लोन और अन्य कारणों से जो है भूमि जो है
फिर से जो है बड़े किसानों के पास चली जाती है अंततः, और भूमि का वितरण जो है फिर से असमान होता चला जाता है। इसलिए जो है भारत में भूमि सुधार जो है कानून जो है पूर्णतः असफल रही। लेकिन कुछ समाजवादी राज्यों में जैसे कि केरल, बंगाल, कर्नाटक, इसमें ये कुछ हद तक सफल रही। लेकिन जैसे कि जो सामंतवादी राज्य हैं जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सामंतवादी विचारधारा के कारण यहाँ जो है ये प्रयास जो है असफल रहे। ठीक, अब जो है हम लोग भूमि सुधार कानूनों को जो है नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण हम लोग चकबंदी और हथबंदी से आगे जाकर विस्तृत कृषि और कॉरपोरेट कृषि को ध्यान में रखते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत अगला हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है किसी भी जो है किसी भी अलग अलग टॉपिक में जो है महत्वपूर्ण है और कई प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। तो ये 100 शब्द या फिर 175 शब्द का इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि भू सुधार कानून जो है वो असफल हो गया। ठीक है, 1960 में भूखे की समस्या हमारे सामने आ गई और 1965 तक के जो है भूखमरी और अकाल की समस्या हमारे सामने थी। और चूंकि 1962 में युद्ध हुआ था, इसके कारण कृषि निवेश में जो है कटौती भी की गई। ठीक, हरित क्रांति होता क्या है, इसका विचार जो है कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, जिसमें आधुनिक तकनीक व सरकारी सहयोग के द्वारा जो है उत्पादकता तथा फसलों के उत्पादन में जो है विविधता को जो है बढ़ाया जा सके। इसको हम लोग हरित क्रांति कह सकते हैं। ठीक, इस शब्द को जो है विलियम गॉड द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। विश्व में इसके प्रणेता जो है नॉर्मन बोरलॉग दिखते हैं और भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन दिखते हैं। ठीक है, भारत में ये 1966 से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले इसको भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लागू किया, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी यूपी ये सारे क्षेत्र थे। इसका कारण था कि ये यहाँ जो है कृषि फार्म बड़े थे, सिंचाई की सुविधा थी, निवेश की क्षमता थी इन किसानों के पास और जोखिम लेने की भी क्षमता थी। इसका परिणाम ये हुआ कि 3 सालों के अंतर्गत ये लोग खाद्यान्न में जो है आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हरित क्रांति का विस्तार। ठीक, हरित क्रांति के इस विस्तार का जो है विभाजन इस प्रकार किसी के कारण द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको सुविधा की दृष्टि से ऐसे बांट लेते हैं। सबसे पहले भारत में हम लोग देखते हैं कृषि आत्मनिर्भरता का दौर। तो ये आता है पहले चरण में 1966 से लेकर 75 तक। इस चरण में जो है रबी फसलों का विकास हम लोग देखते हैं, जिसमें कि गेहूं की उत्पादकता में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। इसमें जो है सरकारी समर्थन प्राप्त होता है लोगों को और ये जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक सीमित रहता है। दूसरे चरण में देखते हैं इसमें जो हमारा लक्ष्य रहता है किसानों को आय अर्जन। ठीक, इसमें क्या रहता है, खरीफ फसल के विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि धान का सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है। इसमें जो है सरकारी समर्थन जो है सीमित रूप से प्रदान की जाती है। ये एक स्वप्रेरित क्रांति होती है और इसका जो इसमें जो है महानदी कावेरी और कृष्णा क्षेत्र में भी इसको फैलाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा चरण जो है कंप्लीटली हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में हरित क्रांति के विस्तार को लेकर रहता है, जो कि 1985 से 2000 तक ये चरण देखते हैं। इसमें दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन पर फोकस रहता है। इसमें हम लोग कमर्शियल फार्मिंग पर फोकस करते हैं और आय अर्जन से ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट पे इसमें ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए। सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि खाद्यान्न में जो है देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और इस क्षेत्र में जो है तकनीकी विकास हुआ। जो दूरस्थ क्षेत्र और जो सघन और दुर्गम क्षेत्र थे उस क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ, कृषक जागरूकता में वृद्धि हुई और ग्रामीण विकास का विस्तार हुआ, जिससे कि कृषि जोखिम कम हुआ। इससे कुछ दुष्प्रभाव भी हुए, जिसमें कि हम लोग फसल असंतुलन देखते हैं। ठीक है, फसल असंतुलन मतलब फसलों में जो है विविधता नहीं हो रह पाती। क्षेत्रीय संतुलन देखते हैं, कुछ क्षेत्र में जो है हरित क्रांति ज़्यादा विकास करती है, कुछ क्षेत्रों में कम करती है। निवेश और औद्योगिकीकरण में असंतुलन देखते हैं। इसमें हम लोग वर्गीय विषमता में वृद्धि देखते हैं, क्योंकि जिनके पास निवेश की क्षमता थी वे किसान तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो गरीब थे वे गरीब रह जाते हैं। इससे जो है पारिस्थितिक असंतुलन भी बढ़ता है। मृदा, जल और वायु प्रदूषण का देखने को मिलता है हमको। अतिशय सिंचाई से जो है भूमि का क्षरण भी होता है। कई जगह अम्लीकरण या फिर क्षारीकरण की समस्या आती है। मृदा की आर्द्रता में भी कमी दिखाई देती है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग जो है उससे
यूट्रोफिकेशन हमको दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं हरित क्रांति जैव विविधता में बाधक के समान प्रतीत होती है। ठीक, अगला इसमें देखते हैं कि हरित क्रांति से आगे सदा हरित क्रांति, जो वर्ष 2000 की जो है नवीन कृषि नीति से हम लोग सदा हरित क्रांति की शुरुआत को मान सकते हैं। सदा हरित क्रांति में जो है हरित क्रांति की जो कमियों को है उसको हम लोग दूर करते हैं और उसको नई तरीके से जो है परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं तकनीकी कारक। तकनीकी कारक में हम लोग बायो तकनीक, स्पेस तकनीक, परमाणु तकनीक, संचार और सूचना तकनीक का प्रयोग हम लोग कृषि संवर्धन के लिए करते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि संस्थागत कारक में सुधार। इसमें हम लोग भूमि सुधार की नई रणनीतियों को देखते हैं। हथबंदी की जगह जो है चकबंदी पर ध्यान देखते हैं। लोगों को सीमित कृषि की जगह विस्तृत कृषि पर ध्यान दिया जाता है। कॉर्पोरेट कृषि और कोऑपरेट कृषि दोनों की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक, संरचनात्मक कारक में हम लोग हाई यील्ड सीड का उपयोग बढ़ता देखते हैं। भौगोलिक संकेतक के नियम बनते देखते हैं। इसमें हमें WTO के मंच पर विकासशील देश द्वारा जो है कृषि बाजार के पहुंच का ये लोग मुद्दा उठाते हैं और कृषि का स्वरूप जो है रासायनिक से जैविक की ओर जाता देखते हैं। इसमें हम लोग हर्बल एग्रीकल्चर और बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और इसमें कृषि की नई संभावनाओं को तलाशते हैं, जैसे कि बांस तथा वानिकी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और कई प्रकार की कृषि क्रांतियों का एकीकरण करके इसको इंद्रधनुषी क्रांति में बदलने के लिए ध्यान देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं इसमें सरकार की नीतियां और कारक क्या रहती हैं। तो कृषि समृद्धि दर को राष्ट्रीय कृषि विकास दर से जोड़कर हम लोग देखते हैं और कृषि आधारित उद्योगों की ओर जो है अग्रसर किसानों की आय में जो है संवर्धन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, कृषि जोखिम को कम करने के लिए हम लोग कई प्रकार के प्रयास करते हैं, जैसे कि व्यापक फसल को बढ़ावा देना, दुफसली क्षेत्रों को बढ़ावा देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रदान करना, धान तिहार जैसे कार्यक्रम चलाना, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, मौसम पूर्वानुमान को बताना। ठीक है, और इसमें कृषि सब्सिडी जो है एक नवीन दृष्टिकोण आता है और इसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि खरीद में जो है मध्यस्थता बिचौलियों की समाप्ति की जाती है। सरकारी खरीद और तथा भंडारण क्षमता में जो है वृद्धि की जाती है और सरकार द्वारा कई नई नीतियां चलाई जाती है, जिसमें कि ई-चौपाल, ई-नाम, किसान कॉल सेंटर, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, जो कि किसानों में जागरूकता को भी बढ़ावा दे और उनकी क्षमता में वृद्धि करें। ठीक है, इसमें हम लोग पर्यावरण कारक देखते हैं। हम लोग सतत विकास की ओर जाते हैं, जैविक कृषि की ओर जाते हैं। ठीक है, एकीकृत जल तथा मृदा प्रबंधन को ध्यान देते हैं ताकि पर्यावरण जो है क्षति हमको कम हो। वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देते हैं। वर्मी कल्चर तथा कंपोस्टिंग को बढ़ावा देते हैं ताकि भूमि में जो है पोषण तत्वों की मात्रा बनी रहे। मृदा के क्षारीकरण तथा यूट्रोफिकेशन को रोकते हैं। यूट्रोफिकेशन मतलब जो है नाइट्रोजन की अधिकता को हम लोग रोकते हैं इसमें। अगला देखते हैं भारतीय कृषि के समक्ष जो है चुनौतियां कौन सी है। तो चुनौतियों को दो प्रकार से बांट कर देख सकते हैं हम लोग, एक तो परंपरागत कारक रूप से और दूसरा है आधुनिक कारक। ठीक है, परंपरागत कारक में वही चीजें आएंगी। कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, निम्न आय और निवेश का दुष्चक्र है वो हमारे सामने अभी भी बना हुआ है। ठीक है, किसानों का जो है ऋण जाल में फंस जाते हैं, इस कारण उनको कई बार जो है कर्ज माफी, ऋण माफी करनी पड़ती है। बड़े और छोटे किसान का जो अंतर है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, बिचौलियों का प्रकोप जो है दूरस्थ क्षेत्रों में या फिर आदिवासी क्षेत्रों में हमको दिखाई देता है। कई बार देखते हैं कि कृषि उपज का जो है सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता। प्राकृतिक आपदाएं भी जो है इसमें परंपरागत रूप से अपना जो है महत्वपूर्ण इसमें जो है इसको प्रभावित करती है और भौगोलिक क्षेत्र की भी जो सीमाएं हैं वो भी एक चुनौती बनी हुई हैं। ठीक, इसमें आधुनिक कारक में आती है कि किसानों का जो है कृषि से मोह भंग होता जा रहा है। इस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी सामने आती है और ग्रामीण नगरीय जो है पलायन बढ़ रहा है। वैदेशिक प्रजातियों का प्रवेश जो है बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, सरकारी खरीद की सीमा बनी हुई है और समर्थन मूल्य और बोनस का जो है इसमें राजनीतिकरण किया जाता है वोट बैंक के कारण। मनरेगा जैसे कार्यों का दुष्प्रभाव जो है कृषि पे दिखाई देता है। ठीक, नई संभावनाओं और विविधीकरण की जो है जागरूकता इन क्षेत्र में
बनी हुई नहीं है। और विमुद्रीकरण भी जो है एक नई समस्या बन के हमारे सामने उभरी है, क्योंकि जो हमारी कृषि जो है नगद आधारित थी और नगद जो है किसानों के पास चली गई। ठीक है, हम लोग किसानों को जो है अचानक से डिजिटल नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, इसके बाद हम लोग किसानों को उस और जो है अग्रसर कर सकते हैं। ठीक, अब कृषि सुधार पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश देखते हैं। इसको याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको जो भी सिफारिश लगता है आप अपने हिसाब से दे दें, उसी को आप स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश करके लिख दीजिए। इसमें हम लोग अभी तक के पढ़े हिसाब से हम लोग कहीं सिफारिश देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि लघु और सीमांत कृषकों पर ध्यान रखना चाहिए, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए जो है जो लैब की परियोजना है उसको क्षेत्र में जो है उसका विकास करना चाहिए, सूचना संचार तकनीक और मीडिया के द्वारा जो है किसानों को जागरूक करना चाहिए, फसल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, विपणन हो गया, कृषि बाजार का विकास हो गया, इन सब चीज़ों पर। ठीक है, जलवायु के अनुरूप जो है फसलों का चयन करना चाहिए और भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप जो है फसलों का चयन करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है फसल की उत्पादन में जो है वृद्धि हो। ठीक, सरकारी समर्थन, खरीदी, बोनस, सब्सिडी, इन सभी को जरूरत के अनुरूप जो है प्रदान करना चाहिए, कृषकों को इसका लत नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग चेन को जो है कम्प्लीटली डेवलप करना चाहिए इसमें, और कृषि लागत को कम कर जो है मुनाफा केंद्रित कृषि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि किसान जो है आय अर्जन से अधिक इसमें जो है मुनाफा पर ध्यान दे सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।